गांव का नाम छोटा सा था, भावनापुर। वहां की सांसें मिट्टी की खुशबू लिए रहती थीं। गांव के किनारे पेड़ की छांव, बच्चों की दौड़ धूप, महिला पुरुष सब अपने काम में व्यस्त रहते थे। उसी गांव में रामू और उसकी बेटी रिया रहते थे। गांव में सब उन दोनों को जानते थे। रामू सीधे साधे आदमी थे, मछली पकड़ते थे और जो कमाते उसी में खुश रहते थे। रिया उनकी इकलौती बेटी थी, पढ़ी लिखी, समझदार, नेक और सबके साथ बड़े प्यार से पेश आने वाली। रंग थोड़ा सांवला था उसका, लेकिन बोलचाल में, कर्म में और सोच में वह सबसे ऊपर दिखती थी। रामू के लिए रिया पूरी दुनिया थी। जब उसकी पत्नी कुछ साल पहले गुजर गई थी, तब से रामू ने बेटी को अपनी जान की तरह रखा। वह सुबह पहले उठता, जाल बिछाता, शाम को थका हारा लौटता और रिया के हाथ की चाय पीकर मुस्कुरा देता। गांव वाले हंसकर कहते, रामू की रानी। रिया भी पिता की आंखों में उसी तरह समाई रहती। बचपन की बातें, पढ़ाई के दिन, साथ साथ खेतों में काम करना, सब यादों में बंधा था। रामू ने अपने हिस्से की हर कमी पूरी करने की ठानी। स्कूल की फीस, किताबें और बेटी की शादी के लिए भी थोड़ी थोड़ी बचत कर ली थी। रामू बड़ी शान से बोलते, मेरी बिटिया पढ़ लिख के कुछ बनेगी। रंग थोड़ा गहरा हो तो क्या, दिल साफ होना चाहिए। रिया पढ़ाई में तेज थी। गांव के छोटे छोटे बच्चों को वह पढ़ाती और गरीबों के घर जाकर छोटों की मदद करती। वह सीधी साधी थी, पर परिपक्व और हिम्मती थी। यही गांव वालों को अच्छा लगता था। रामू का पुराना मित्र मनोज शहर में रहता था। वह कभी कभी गांव आता जाता रहता था। एक दिन मनोज घर आया और बोला, रामू, हमारे घर पर सब कुछ ठीक चल रहा है। बेटा भी बड़ा हो गया है। उसका नाम है विवेक। पढ़ा लिखा लड़का है, नौकरी भी लग गई है। हम सोच रहे हैं तुम्हारी रिया के साथ उसका रिश्ता करवा दें। रामू की आंखें खिल गईं। उसने सोचा, अच्छा परिवार, बेटा पढ़ा लिखा, रिया के लिए ठीक रहेगा। मनोज ने जो बताया उससे रामू खुश हुआ। देखो मित्र, पढ़ा लिखा और संस्कारी लड़का है तुम्हारा, ये तो अच्छा मिलन होगा। रिया ने भी हंसकर शर्माते हुए कहा, बाबा, जो आपको ठीक लगे वही मेरे लिए अच्छा होगा। उस वक्त किसी को नहीं पता था कि आगे क्या होगा। गांव वाले खुश हुए। रामू ने भी मन में संतोष अनुभव किया। आखिर लड़की को पाल पोस कर एक अच्छे घर में खुशी खुशी विदा करना हर किसी पिता की तमन्ना होती है। विवेक आया, अच्छे कपड़े में, साफ सुथरा, मुस्कुराता हुआ। उसने रिया से मिलकर तो कहा, नमस्ते, पर कोई ज्यादा औपचारिक गर्मजोशी नहीं दिखाई। रिया ने सहजता से बात की। उसने गांव की बातें बताईं, बच्चों को क्लास में पढ़ाने के किस्से सुनाए और पिता की मेहनत का जिक्र किया। विवेक को पहली बार रिया की सादगी और आत्मविश्वास पसंद आई। उसने सोचा, यह लड़की अलग है, सरल है। मनोज को भी खुशी हुई। सबने मिलकर सगाई की तारीख तय कर दी। कुछ महीने बाद शादी होगी। सगाई में गांव के लोग इकट्ठे हुए। रामू की आंखों में खुशी थी, कुछ नमी भी। शाम को रामू ने अपने होने वाले दामाद विवेक से कहा, बेटा, तेरी परवरिश अच्छी है, मेरी बिटिया को अपना लेना। विवेक ने सिर हिलाया। सब हंसे और बात खत्म हुई। फिर सगाई की सभी रस्में पूरी की गई। सगाई शांतिपूर्ण रही। सगाई के बाद का वक्त नाजुक होता है। शादी की सभी तैयारी, दुल्हन की खरीदारी, रिश्तेदारों से मिलने जुलने की दौड़। रिया और रामू दोनों ही व्यस्त हो गए। रिया अपने छोटे से कमरे में बैठकर मेहंदी, हल्दी और खाने पीने की चीजों की सूची बनाती और पिता की मदद करती। रामू दिन भर मेहनत करके पैसे जुटाता। शाम को घर आकर थके होने पर भी खुश रहता। गांव वालों की आंखों में एक नई बात दिखने लगी। देखो, रामू की बिटिया की सगाई हुई है, बढ़िया परिवार मिला है। पर जीवन में कभी कभी पृष्ठभूमि में छोटी छोटी चीजें बदल जाती हैं, जिसकी शुरुआत अक्सर हमें पता भी नहीं चलती। विवेक शहर आता जाता रहता था। नौकरी की जिम्मेदारियों में उलझा रहा। वहां उसने ऑफिस में और शहर की मौज मस्ती में समय बिताया। काम के सिलसिले में उसकी मुलाकात एक लड़की से हुई, नेहा। नेहा गोरी, तेज दिखने वाली, शहर की रहने वाली, खुले ख्यालों वाली, मेकअप और शहरी अंदाज में फिट बैठने वाली लड़की थी। सब कुछ धीरे धीरे हुआ। पहली मुलाकात, दोस्ती, फिर बातचीत और फिर आलिंगन। वह ज्यादातर समय नेहा के साथ बिताने लगा। शुरुआती दौर में यह सिर्फ बातों बहानों से हुआ, काम, पार्टी, कैफे और फोन कॉल्स।
पर छोटे छोटे प्यार के बीज उसी में पनपते जाते हैं। विवेक ने खुद पर काबू रखा, पर धीरे धीरे उसके दिल की धड़कन नेहा के लिए बढ़ती गई। यह बदलाव गांव की तरह आंखों के सामने नहीं था। रिया खेतों में, घर के काम में और सगाई की तैयारी में व्यस्त थी। रामू रोज अपना काम करता और थकने के बाद भी खुश दिखता, क्योंकि उसका विश्वास था कि सब कुछ ठीक रहेगा। मनोज और उसके घर वाले भी काफी सभ्य थे। किसी ने शंका नहीं जताई। विवेक के बदलते व्यवहार की शुरुआत हो चुकी थी। मोबाइल पर कम कॉल्स, हफ्तों तक मिलने नहीं आना और शहर में काम के बहाने। मनोज ने खुद भी नोटिस किया कि बेटा शाम तक घर नहीं आता, पर उसने सोचा शादी के पहले दिल में उत्साह भी होता है, काम बढ़ गया होगा। और पिता रामू को क्या पता, वह तो बस अपनी बिटिया की तरह हर बात में भरोसा रखा। रिया ने भी थोड़ा अजीब सा महसूस किया, पर उसने इसे व्यर्थ का गम नहीं बनने दिया। उसने खुद से कहा, शायद यह दबाव है, शादी से पहले थोड़ी घबराहट होती है। रिया ने अपनी पढ़ाई जारी रखी और शादी की तैयारियों में जुटी रही। उसने घर के काम, दावत की सूची, बारात के लिए कुर्तियों की बात और रिश्तेदारों की व्यवस्था में दिल लगा दिया। शहर के रिश्तेदार आ गए, पारिवारिक बैठकें हुईं। अब शादी के दिन नजदीक थे। मंडप के लिए पेड़ों से लकड़ी लाई गई, फूलों की मालाएं तैयार हुईं। रामू ने अपने पुराने कपड़ों से नया सा दिखने वाला साधारण सा पहनावा बनवाया। उसके लिए यह गर्व की बात थी कि उसकी बेटी की शादी धूमधाम से हो। रिया ने दुपट्टा संभाला और पिता का हाथ पकड़कर कहा, बाबा, आज मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है। रामू ने आंखें नम कर लीं। तेरे लिए मेरी बिटिया, मैं भगवान से दुआ करूंगा कि तू हमेशा खुश रहे। शादी की सुबह का वातावरण कुछ अलग होता है। सभी भाग रहे होते हैं, पर व्यक्तिगत दिल कुछ और महसूस करते हैं। रिया सुबह उठकर आईने में दुपट्टा संभालती है। उसने हल्दी लगाई, मेहंदी देखी और चुपचाप पिता के पास बैठकर चाय पिलाई। रामू ने कहा, बेटी, आज का दिन याद रखना, ईमानदारी से जीना। रिया ने मुस्कुराकर कहा, मैं जानती हूं बाबा। विवेक का चेहरा शहर से आकर थका हुआ पर बिजी था। उसने सबको नमस्ते किया और कुछ देर बाद मंडप की ओर चल दिया। मंडप फूलों से सजा हुआ था। लाल गुलाब, चमकीले पत्ते और रंग बिरंगी लाइट्स। गांव के सब लोग, रिश्तेदार और कुछ शहर से आए मेहमान सब मौजूद थे। बैंड बाजा तैयार था। ढोलक की थाप हवा में गूंज रही थी। मंडप पर जब सब बैठे थे और बारात आकर खड़ी होने लगी तो वातावरण भारी होना शुरू हुआ। सबकी निगाहें रिया पर टिक गईं। उससे पहले कि कोई कुछ बोले, विवेक के चेहरे पर एक ठहरी हुई सख्ती दिखाई देने लगी। उसने बारात की ओर देखा, फिर रिया की तरफ और फिर उस भीड़ की तरफ। जाहिर था कि कुछ तो है जो भीतर उलझा हुआ है। और फिर उसने उठकर कहा, आवाज धीमी थी पर सब तक पहुंच गई, मुझे यह शादी नहीं करनी है। यह शब्द जैसे किसी ने पत्थर फेंक दिया हो। ढोल की थाप जैसे रुक गई। लोग चौंक कर देखते रहे। रिया का चेहरा जड़ सा हो गया। उसकी आंखों में आश्चर्य और दर्द का मिलाजुला भाव उभर आया। रामू के हाथ जमीन की ओर सिकुड़ गए। उसने उठकर देखा और बड़ी मुश्किल से मुंह से शब्द निकले, क्यों क्यों? पर विवेक ने कोई साफ जवाब नहीं दिया। कुछ लोग फुसफुसाए, शायद दिमाग खराब हो गया है। कुछ ने कहा, हो सकता है कोई बड़ी बात हो। मगर सच बाहर आ गया जब विवेक ने सन्नाटे को चीरते हुए कहा, मैं इस शादी को आगे नहीं बढ़ा सकता क्योंकि। उसने कुछ रुका, फिर बोला, कहना गलत नहीं होगा, मुझे डर लगता है कि समाज में और मेरे घर में मेरी शादी से शर्म आ सकती है। शब्द सीधे जाने लगे। उसका रंग, कुछ लोग हमें पसंद नहीं करेंगे। वहां कुछ लोग सन्नाटे में आ गए। रामू के दिल पर चोट सा लगा। उसने पल भर अपनी बेटी को देखा और फिर धीरे से बोला, ये क्या कह रहे हो तुम? उसकी आवाज टूटने लगी। रिया ने थोड़ा झुककर कहा, क्या यह सब रंग की वजह से है? उसकी आवाज में कंपी और गहरा दर्द दोनों थे। विवेक की मां, जो पहले से ही बड़ी सख्त स्वभाव की थी, उठकर बोली, हाँ, हमारे परिवार में सब गोरे हैं, हमें ऐसी बहू नहीं चाहिए। उस शब्द ने पूरे मंडप में आग फैलाने के जैसा काम किया। लोग खामोश हो गए, पर आंखों में जो बातें थीं, वे सब दिखाई दे रही थीं। बारात पलटकर लौट गई। ढोल नगाड़े की खुशी अब खामोशी बन गई थी। रामू और रिया घर लौटे। रास्ते में किसी ने कुछ कहा तो कुछ ने सिर झुका लिया।
घर में रिया ने आंसू छुपाने की कोशिश की, पर वे अचानक छलक पड़े। रामू ने उसे गले लगाया। बेटा, रो मत। वह खुद भी कांप रहा था। गांव के लोग देखते रहे, कुछ सहानुभूति से, कुछ जिज्ञासा से, और कुछ जो मुस्कुराकर कहते, ऐसा ही होता है। रात में रामू और रिया ने घंटों बातें की। रामू की आवाज में दर्द था। मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर पाया, मैंने तुम्हारे लिए क्या कमी छोड़ी। रिया ने पिता का हाथ पकड़कर कहा, बाबा, आपकी कोई कमी नहीं, यह दुनिया की सोच है। मैं खुद पर गर्व महसूस करती हूं। रामू ने उस रात तय किया कि वह अपनी बेटी को कोई कदम पीछे नहीं हटने देगा। अगले दिन रामू ने कहा, बेटी, चलो गांव लौट जाते हैं, यहां का वातावरण हमारे लिए ठीक नहीं। रिया ने कहा, नहीं बाबा, हमें भागना नहीं चाहिए, हमें खड़े रहना चाहिए। पर रामू ने कहा, मेरी इज्जत और तेरा मानसिक स्वास्थ्य सबसे ऊपर है। मैं नहीं चाहता कि तू यहां किसी के तानों में आ जाए। वो गांव लौट आए। शुरुआत में चीजें मुश्किल थीं, लोगों की बातें, 2-4 ताने, बच्चों के कुछ सवाल। पर धीरे धीरे रिया ने ठान लिया कि वह टूटेगी नहीं। उसने गांव में सबको पढ़ाना जारी रखा और खुद के हुनर को और निखारने लगी। उसने सिलाई और बुनाई शुरू कर दी और गांव की औरतों के साथ मिलकर छोटे मोटे काम कर थोड़ी कमाई भी करने लगी। रामू भी साथ देता रहा। हर बार कहता, मेरी बेटी को काम से प्यार है और मैं उसका साथ दूंगा हमेशा, ताकि वो समाज में सम्मान से सर उठाकर जी सके। उधर विवेक शहर वापस आ गया था। नेहा उसकी जिंदगी में थी, पर अब कुछ और चीजें सामने आने लगीं। नेहा की दुनिया चमक दमक वाली थी, पर उसमें सच्चाई कम थी। शहर के कुछ लोगों ने हंसकर कहा, विवेक ने पत्थर कलेक्ट किया है, यानी वह दिखावे के कारण फंसा हुआ था। कुछ महीनों बाद यह खबर फैलने लगी कि नेहा का रुख भी बदल गया है। उसने विवेक को धोखा देकर दूसरे लड़के को फंसा लिया है। पर रिया ने इन खबरों पर ध्यान नहीं दिया। उसने अपने काम पर ध्यान रखा। वक्त के साथ रिया का नाम गांव और पड़ोस के कस्बे में फैलने लगा। लोगों ने रिया को सम्मान से शिक्षिका साहिबा बुलाना शुरू कर दिया। किसी का बेटा पढ़कर अगले साल गांव से बाहर निकला, किसी की बेटी ने सिलाई सीख ली और कितनी ही औरतों ने अपनी कमाई से घर चलाने लगी। रिया के कामों की वजह से स्थानीय अखबार में उसके बारे में छोटी सी खबर आई। गांव की सावली लड़की ने औरतों को सशक्त बनाया। रामू का माथा ऊंचा हो गया, उसकी आंखों में गर्व था। तो दोस्तों, ये था हमारी कहानी का पहला भाग। क्या होगा आगे? क्या किस्मत के किसी मोड़ पर फिर विवेक से सामना होगा या रिया अकेली रह जाएगी? क्या पुराना इंसाफ नए सिरे से हो पाएगा? जानने के लिए सुनिए कहानी का दूसरा भाग, सिर्फ कहानी की बगिया पर। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलें, ताकि अगली कहानी आपसे छूट न जाए, क्योंकि कहानियों का सफर कभी खत्म नहीं होता। और यही है कहानी की बगिया की पहचान।